हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल RWP एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हम आज फिर से इतिहास के एक नए चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे, जिसका पहली चीज़ तो हम ये जान लेते हैं कि जो हमने कल सिलेबस नहीं बताया था कि PCS का जो सिलेबस है वो कितना है। तो हम ये सिलेबस जान लेते हैं। प्राचीन भारत का जो हम पढ़ रहे हैं, हमने पहले पढ़ा था इतिहास में 3 चीज़ें पढ़ी थी: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और हमारा आधुनिक भारत। तो प्राचीन भारत का जो हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, ठीक है। प्राचीन भारत को हम प्री हिस्ट्री भी कहते हैं इंग्लिश में। तो इतिहास का काल विभाजन जो हमने कल पढ़ा है, ठीक है। दूसरा हमें पढ़ना है इतिहास जानने के स्रोत। तीसरा पढ़ना है प्रागैतिहासिक काल में हमें पढ़ना है पूर्व पाषाण काल के बारे में, मध्य पाषाण काल के बारे में और नव पाषाण काल के बारे में। इसके बाद हमें पढ़ना है ताम्र पाषाण काल के बारे में। फिर उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में बताया था मैंने बताया था प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, ठीक है। या ऐतिहासिक काल को ही हम इतिहास कहते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक काल में हम पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता। इसमें एक चीज़ और नहीं लिखा है, औरस संस्कृत के बारे में भी हम अध्ययन आद्य ऐतिहासिक काल में करेंगे, ठीक है। उसके बाद छठे नंबर पे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, इसी को हम कहते हैं 600 ईसा पूर्व, ठीक है। इसमें हमें पढ़ना है धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, 16 महाजनपदों का जो उदय हुआ है इसी में पढ़ा जाएगा, ठीक है। द्वितीय नगरी क्रांति के बारे में पढ़ा जाएगा, मगध का उत्कर्ष पढ़ा जाएगा, मौर्य काल में मौर्यकालीन राजनीति पढ़ा जाएगा, ठीक है। मौर्यकालीन प्रशासन पढ़ा जाएगा, मौर्यकालीन समाज पढ़ा जाएगा, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था और मौर्यकालीन कला एवं संस्कृति, ठीक है। फिर मौर्योत्तर काल के बारे में हमें पढ़ना है, और मौर्योत्तर काल में पढ़ना है मौर्योत्तर काल के देशी राज्य, विदेशी राज्य, मौर्योत्तर काल के समाज, मौर्योत्तर काल की अर्थव्यवस्था, मौर्योत्तर काल की कला एवं संस्कृति प्लस धर्म, ठीक है। इतना हमें पढ़ना है। उसके बाद गुप्त काल में पढ़ना है गुप्त काल की राजनीति, गुप्त काल का प्रशासन, गुप्त काल का समाज, गुप्त काल का अर्थव्यवस्था और गुप्त काल की कला एवं संस्कृति, ठीक है। फिर गुप्तोत्तर काल का पढ़ना है हर्षवर्धन जी का राज्य एवं प्रशासन। 11वें नंबर पे विदेशी आक्रमण पढ़ना है, हखामनी से लेकर हूण तक का आक्रमण हमें पढ़ना है। और आखिरी पे आता है दक्षिण भारत का प्राचीन इतिहास, जिसमें दक्षिण भारत की महापाषाणिक संस्कृति के बारे में, संगम वंश के बारे में या संगम युग के बारे में, या फिर पल्लव वंश या पल्लव युग के बारे में हमें पढ़ना है। ये प्राचीन भारत का हमारा सिलेबस है। एक बार आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं। वो मिटाने वाला, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हम आगे चलते हैं। हमने देखिए इतिहास का काल विभाजन, इतिहास का जो काल विभाजन था वो हमने कल वाले वीडियो में एपिसोड नंबर 1 में कर लिया था। हमें पढ़ना है इतिहास जानने के स्रोत, ठीक है। तो आप एक बार इसे और देख लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को रोक के अपना सिलेबस अपनी बुक्स पे अपनी कॉपियों पे लिख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने कल के बारे में पढ़ा था कि इतिहास का काल विभाजन हो चुका था। अब हमारा जो सिलेबस में दूसरे नंबर का है इतिहास जानने के स्रोत। इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास जानने के स्रोत। तो इतिहास जानने के जो स्रोत हैं वो सिर्फ 2 हैं, ठीक है। एक साहित्यिक साक्ष्य या स्रोत, और दूसरा हमारा है पुरातात्विक स्रोत।
ठीक है। इतिहास जानने के हमारे दो स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत है जो हम किताबों से या फिर कहीं लिपि लिखी रहती है उसको पढ़ के जो हम देखते हैं वो होता है हमारा साहित्यिक स्रोत, और पुरातात्विक जो हमारी खुदाई करने से जो भी मतलब कुछ भी अन्य से या जो भी चीज़ें हमें मिली हैं उससे हम इतिहास जानने के हमारे दो स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत है, एक पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, खुदाई से जो हमें प्राप्त होगा वो पुरातात्विक होगा, जो हमें किताबों से प्राप्त होगा वो हमारा साहित्यिक होगा। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत के बारे में अभी हम पढ़ते हैं, उसके बाद पुरातात्विक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, साहित्यिक स्रोत भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है देसी साहित्य और दूसरा होता है विदेशी साहित्य। ठीक है, देसी साहित्य मतलब भारत का साहित्य, विदेशी साहित्य मतलब भारत के बाहर का। ठीक है, साहित्य तो हमें देसी साहित्य में भी हमारे दो हैं। ठीक है, देसी साहित्य में एक आता है धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, और दूसरा हमारा होता है लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। ठीक है, लौकिक साहित्य, लौकिक जिसका धर्म से कोई रिश्ता नाता ना हो वो कौन सा होता है, लौकिक साहित्य होता है। जैसे हमारा व्याकरण हो गया, ठीक है, राजनीति हो गई, ये ऐसी चीज़ें जो हम घरेलू काम धाम करते हैं। ठीक है, वो धार्मिक साहित्य से जो हट के, धार्मिक साहित्य मतलब जिसमें धर्म जुड़ा हो। ठीक है, तो हम अब धार्मिक साहित्य के बारे में जानते हैं। धार्मिक साहित्य कितने प्रकार के होते हैं, तो धार्मिक साहित्य में होता है एक बौद्ध धार्मिक साहित्य, बौद्ध धार्मिक साहित्य एक, दूसरा होता है जैन धार्मिक साहित्य, और तीसरा है ब्राह्मण धार्मिक साहित्य। ठीक है, बौद्ध धार्मिक साहित्य। तो बौद्ध धार्मिक साहित्य में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, तो बौद्ध धार्मिक साहित्य में जो आते हैं वो त्रिपिटक, जैसे हो गया विनय पिटक, त्रिपिटक में आता है एक विनय पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्य पिटक, अभिधम्य पिटक, जातक, जातक कथाएं या जातक ग्रंथ। ठीक है, और एक होता है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे इन किताबों के बारे में। एक चीज़ और यहीं पे हम जान लेते हैं, निगंठनाद। ठीक है, निगंठनाद पूछा भी गया है, निगंठनाद किस धर्म में निगंठनाद शब्द का उल्लेख किया गया है, तो कौन से धर्म में किया गया है, बौद्ध धर्म में किया गया है। किसके लिए किया गया है, महावीर प्रसाद स्वामी के लिए किया गया है। ठीक है, तो विनय, ये बौद्ध धार्मिक साहित्य में विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्य पिटक, जातक ग्रंथ और अंगुत्तर निकाय। और जैन धर्म में, जैन धर्म की है भगवती सूत्र, भगवती सूत्र में ही 16 महाजनपदों के उदय के बारे में बताया गया है। ठीक है, भगवती सूत्र एक आगम ग्रंथ,
आगम ग्रंथ और एक अंग भी है, ठीक है। अब ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ में वेद, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, स्मृतियाँ, रामायण, महाभारत। ब्राह्मण धार्मिक ग्रंथ में हमें ये पढ़ना है, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहली चीज़ तो इतिहास जानने के जो स्रोत हैं वो साहित्यिक स्रोत हैं और पुरातात्विक स्रोत हैं। और साहित्यिक स्रोत जो होता है वो देसी साहित्य मतलब जो देसी भारत की किताबें हैं उनके बारे में, ठीक है। और देसी साहित्य में क्या आता है, धार्मिक साहित्य आता है और लौकिक साहित्य आता है। धार्मिक साहित्य जो धर्म से जुड़ा होता है, लौकिक साहित्य जो धर्म से ना जुड़ा हो, ठीक है। तो धार्मिक साहित्य के बारे में हमने बौद्ध धार्मिक साहित्य, जैन धार्मिक साहित्य और ब्राह्मण धार्मिक साहित्य, इसके बारे में हमें पता चल गया, ठीक है। तो इतना आप लोग लिख लीजिए, इसके बाद फिर हम आगे बताएं, ठीक है। तो एक बार आप लोग ध्यान से देख लीजिए इसे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आप लोगों ने देख लिया है तो मैं अब आगे मिटाता हूँ। ये हमारा जो है देसी साहित्य के बारे में जो पढ़ना है वो हमने बता दिया है। अब हमें बताना है विदेशी साहित्य के बारे में, तो हम इसे अब मिटा रहे हैं। विदेशी सॉरी नहीं तो देसी, अच्छा देसी साहित्य में हमने दो बताया था, एक बताया था धार्मिक और दूसरा बताया था लौकिक, ठीक है। लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य में हमें क्या पढ़ना है, लौकिक साहित्य का मतलब होता है जिसका संबंध धर्म से ना हो उसे हम लौकिक साहित्य कहते हैं। तो लौकिक साहित्य जैसे हमारा व्याकरण हो गया, ठीक है, व्याकरण हो गया, शासन प्रशासन हो गया, शासन प्रशासन हो गया, चिकित्सा एवं विज्ञान हो गया, ठीक है। अब इनकी पुस्तकें भी जान लेते हैं। व्याकरण की जो है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी जो है ये पाणिनि जी की पुस्तक है, ठीक है, अष्टाध्यायी। महाभाष्य जो है ये महर्षि पतंजलि जी की है, ठीक है। महाभाष्य किसकी पुस्तक है, पतंजलि जी की है। वर्तिका जो है कात्यायनी जी की है वर्तिका। एक है तोलकाप्पियम, तोलकाप्पियम जो है तोलकाप्पियर कर दीजिएगा, इसके लेखक हैं तोलकाप्पियर, ठीक है। वर्तिका के लेखक तो बता ही दिया है कात्यायनी जी। महाभाष्य के लेखक, महाभाष्य क्या है, एक टीका है, महर्षि पतंजलि जी का है। अष्टाध्यायी जो है, अष्टाध्यायी पाणिनि जी की है, ठीक है। ये व्याकरण हो गया, इतने व्याकरण हो गए, ठीक।
अब आते हैं शासन प्रशासन के। शासन प्रशासन में कौटिल्य जी की पुस्तक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है, कौटिल्य जी की अर्थशास्त्र हो गई। और अमरकोश, अमरकोश या फिर इसे ही कहते हैं विश्वकोश, अमरकोश या इसे ही विश्वकोश, ठीक है, इसे ही विश्वकोश कहते हैं। अमरकोश के लेखक कौन है? अमर सिंह जी हैं। और अमर सिंह जी कौन है? चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न, चंद्रगुप्त मौर्य विक्रमादित्य द्वितीय जो है, विक्रमादित्य जो हैं उनके 9 दरबारी कवियों में से एक हैं, ठीक है, 9 महारत्नों में से एक हैं। कौन? अमरकोश के लेखक अमर सिंह जी, ठीक है। अब चिकित्सा एवं विज्ञान में भरतनाट्यम या नाट्यशास्त्र, ठीक है, भरत नाट्यम, भरत मुनि जी की है ये, ठीक। भरतनाट्यम हो गई, नहीं तो अच्छा ये भरतनाट्यम नहीं करिए, ये चिकित्सा से नहीं है। चिकित्सा से जो है चरक संहिता, चरक संहिता। एक चौथा और भी लिख लीजिएगा यहीं पे, चलो चौथा यहाँ बता देता हूँ। संगीत, संगीत जो है 1 2 3, चलो ये 3 हुआ, चौथा जो है ये है संगीत। संगीत में लिख लीजिएगा भरत मुनि जी की भरतनाट्यम, भरतनाट्यम या नाट्य शास्त्र भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो चरक जी की चरक संहिता हो गई, ठीक। इसमें चिकित्सा में और लिख लेते हैं सुश्रुत, सुश्रुत संहिता है एक, ये भी एक चिकित्सा के क्षेत्र की एक किताब है। ये सुश्रुत द्वारा लिखी गई है, इसके लेखक भी सुश्रुत जी हैं, ठीक है। और सुश्रुत संहिता लिखा है उन्होंने। एक है पील शास्त्र, पील शास्त्र। पील शास्त्र क्या है? हाथियों के बीमारियों को ठीक करने के लिए एक किताब है पील शास्त्र, ठीक है। पील शास्त्र किससे संबंधित है? हाथियों के उपचार के संबंध में ये किताबें हैं। तो एक बार इसे भी आप पूरा देख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब एक और लिख सकते हो खगोल शास्त्र। क्या लिख लो एक ठो? खगोल शास्त्र, 12 मिहिर जी की खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र किसकी है? 12 मिहिर जी की। अब इसके बाद ये हमारा आखिरी हो गया संगीत। संगीत से जो रिलेटेड है वो भरत नाट्यम या नाट्य शास्त्र भी कह सकते हैं, ठीक है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि जी की। तो इतनी चीज़ें हमें क्लियर हुई, ठीक है, इतनी चीज़ें हमें क्लियर हुई। ओके सर, कोई नहीं बोलता यहाँ पे, तो चलो ठीक है, फिर हम आगे बताते हैं इसके बाद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देसी साहित्य, पहले तो हमने इतिहास जानने के स्रोत जाने। इतिहास जानने के 2 स्रोत जाने, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में हमने देसी साहित्य के बारे में पढ़ा, और देसी साहित्य में हमने 2 पढ़ा, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के बारे में हमने इससे पहले बताया है कि धार्मिक साहित्य में हमने क्या क्या पढ़ना है। जैन धर्म,
जैन धार्मिक साहित्य, बौद्ध धार्मिक साहित्य और ब्राह्मण धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ना है। उनकी जो किताबें थी वो भी मैंने बता दी थी और किसकी थी मैंने ये भी बता दी थी। उसके बाद हम देसी साहित्य, धार्मिक साहित्य पढ़ने के बाद लौकिक साहित्य पढ़े। लौकिक साहित्य में हमने बताया कि लौकिक साहित्य जिसका धर्म से कोई दूर दूर तक रिश्ता नाता ना हो उसे हम क्या कहते हैं, लौकिक साहित्य कहते हैं। जैसे व्याकरण हो गया, व्याकरण में अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वर्तिका, तोलकप्पियम। और उसके बाद शासन प्रशासन में नंबर डाल देते हैं एक ऐसे करके 1 2। शासन प्रशासन भी क्या है, धर्म से कोई लेना देना नहीं रहता है, ठीक है। ना व्याकरण का धर्म से कोई लेना देना है, ना शासन प्रशासन का कोई लेना देना है धर्म से। तीसरा है चिकित्सा एवं विज्ञान, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। चौथा संगीत, संगीत से भी कोई धर्म से लेना देना नहीं है। तो इतना देख लिया। अब हम चलते हैं विदेशी साहित्य पे, ठीक है। आप लोग इसे रोक के आगे लिख लेना, वैसे भी मैं बहुत स्लो लिखा रहा हूँ। अब हम पढ़ेंगे विदेशी साहित्य के बारे में। विदेशी साहित्य में क्या पढ़ना है हमें, यूनानी विदेशी साहित्य, चीनी, तिब्बती और सिंघली। यूनानी में देखिए हमें क्या करना है। यूनानी में जैसे मेगस्थनीज, की इंडिका है जो उपलब्ध नहीं है, तो हम सिर्फ और सिर्फ लेखकों के नाम लिख देते हैं। मेगस्थनीज हो गए, जस्टिन हो गए, प्लूटार्क और निरियाकस, हो गए। ये हमारे यूनानी लेखक हो गए, ठीक है। चीनी लेखकों में लिख लेते हैं फाहियान जो है गुप्त काल में भारत आया था, फाहियान। हिनसांग जो है गुप्तोत्तर काल में आया, हिनसांग। इत्सिंग भी गुप्तोत्तर काल में आया। तिब्बती हो गए, जैसे तिब्बती में लामा तारानाथ हो गए, ठीक है। और सिंघली में जो है अनुश्रुतियाँ हैं, ठीक है। यूनानी में मेगस्थनीज, जस्टिन, प्लूटार्क, निरियाकस, एक्ट, ठीक है। इसमें चीनी में फाहियान, हिनसांग, इत्सिंग, एक्ट। तिब्बती में लामा, एक्ट। कुछ और भी हो सकते हैं, एक्ट, ठीक है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम जो है इनके बारे में, इतिहास जानने के जो स्रोत के बारे में है, ये चीज़ें जान रहे हैं। अभी हम जो है इसको विस्तार से भी पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ और सिर्फ इसको बताया जा रहा है कि इतिहास जानने के जो स्रोत हैं, साहित्यिक स्रोत में है, देसी साहित्य में ये सब आते हैं, विदेशी साहित्य में आते हैं, या देसी साहित्य में जो मैंने बताया धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य आते हैं। और धार्मिक साहित्य में फिर मैंने बताया कि जो बौद्ध धार्मिक साहित्य है या जैन धार्मिक साहित्य है या फिर ब्राह्मण धार्मिक साहित्य है, उसमें जो है उसको भी पढ़ा जाएगा। लेकिन उसके बाद भी जो और भी बचेंगी चीज़ें उनको भी हम पढ़ेंगे इसी में, ठीक है। वो हमारा जो पुराना सिलेबस है उसमें आप देखोगे तो उसमें सब कुछ लिखा है। एक एक चैप्टर को बेहतर तरीके से बताने की पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको एकदम सही तरीके से आपके दिमाग में चीज़ें उतर सकें, ठीक है। तो तिब्बती लेखक कौन है, लामा तारानाथ। सिंघली क्या है, अनुश्रुतियाँ ही सिर्फ उसमें हैं। और मैंने चीनी यात्री में फाहियान, हिनसांग और इत्सिंग, इनके बारे में आगे बताया जाएगा। यूनानी में मेगस्थनीज, जस्टिन, प्लूटार्क, निरियाकस, ये नाम याद रखिएगा, आगे काम देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा विदेशी साहित्य भी हो गया है। अब हमें पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ना है। तो पुरातात्विक स्रोत जो हमारा है, मिटा दें इसे,
और सबसे पहली चीज़ कि जब आप लोग पढ़ाई करने बैठिए तो अपने साथ कलम और कापी को ज़रूर रखिए। कोई भी पढ़ने वाला अगर विद्यार्थी है तो उसके पास कलम और कापी होना अनिवार्य है, चाहे वो ऑफलाइन पढ़े या फिर ऑनलाइन पढ़े, चाहे जैसे पढ़े, ठीक है। बिना अपने से दिमाग में बैठा के लिख के तब वो चीज़ें दुरुस्त होती हैं, ठीक है। तो अब हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसे हम मिटा रहे हैं, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या है देख लेते हैं। अभिलेख, अभिलेख हो गया, ठीक है। दूसरा कर लीजिए सिक्के, ठीक है। तीसरा आपका हो गया मृदभांड, ठीक है। भग्नावशेष, ठीक है। और मुहरें हो गई, मुहरें हो गई और आभूषण, ठीक है, इत्यादि कर लेना। इत्यादि, इतनी चीज़ें जो है हमारी पुरातात्विक स्रोत में आते हैं, ठीक है। तो आज के लिए अब अभिलेखों में बहुत सारे अभिलेख हैं, उसके बारे में भी बताया जाएगा। सिक्के बहुत तरीके के चले हैं, हर साम्राज्य में अलग सिक्के बने हैं, उनके बारे में भी पढ़ा जाएगा। मृदभांड और भग्नावशेष से या फिर मोहरें होती हैं जो बनती थी, उनसे भी पता चलता है। आभूषणों से भी पता चलता है कि ये साम्राज्य था, या फिर किसी का चित्र बना रहता था किसी मोहरे पर तो पता चलता था यार ये तो उस राजा का चित्र है, ठीक है। तो आज के लिए मेरे प्यारे दोस्तों धन्यवाद। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आप लोग जो है मेरी वीडियो पे ना ज़्यादातर व्यूज़ जा रहे हैं, ना कमेंट्स जा रहे हैं, ना लाइक्स ही जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? पढ़ाने में तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ, आपको 100% देने की कोशिश करता हूँ। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप अगर उतना तैयार कर लेंगे तो ये मैं बताऊँ कि आप किसी भी परीक्षा के में जाएंगे और जो भी इतिहास से क्वेश्चन आएंगे उसमें से आप मतलब 100 तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन 90+ तो ज़रूरी है। 90 से एबव होना चाहिए, 90 तो होना चाहिए। इस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहे आपको प्री देना हो या फिर मेंस देना हो, वो दोनों के लिए एकदम बेहतरीन है, ठीक है। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय। धन्यवाद।